Hello students, name of the topic is Laws equation for X-ray diffraction and deduction of Bragg law from Laws equation। बच्चे हमने ब्रैग्स लॉ में पढ़ा था कि जो इंसिडेंट एक्सरेज होती हैं दे आर स्कैटर्ड बाय द प्लेन्स ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है, जो इंसिडेंट एक्सरेज हैं वो प्लेन से टकराती हैं फिर स्कैटर करती हैं। बट इन लॉज में हमने देखना है कि जो इंसिडेंट एक्सरे होती हैं दे गेट स्कैटर्ड बाय द इंडिविजुअल एटम ऑफ द क्रिस्टल, मतलब क्रिस्टल में एटम्स होते हैं वहां से टकराती हैं रेदर देन द प्लेन्स ऑफ द क्रिस्टल, प्लेन्स पे नहीं, हर एटम्स। ठीक है, जो साइंटिस्ट है वॉन लॉ उन्होंने बताया था एक्सरेज बाय क्रिस्टल को बहुत ही जनरल वे में प्रेजेंट किया, राइट। सो उन्होंने बोला कि जो इंसिडेंट एक्सरेज होंगी वो इंडिविजुअल एटम ऑफ द क्रिस्टल से स्कैटर होंगी और जो स्कैटर्ड एक्सरे होंगी वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करते हुए हमें एक डिफ्रैक्शन पैटर्न देंगी मैक्सिमा। ओके, सो जो डिफ्रैक्शन मैक्सिमा होगा वो कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस में ही हमें मिलेगा, राइट, जिसमें कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। ठीक है, कुछ कंडीशंस ओबे होंगी, सिर्फ उन्हीं डायरेक्शंस में हमें एक डिफ्रैक्शन मैक्सिमा मिलेगा, राइट। सो उन्हीं कंडीशंस को हम बोल देते हैं लाउज इक्वेशन। क्लियर। सो लाउज इक्वेशन की हेल्प से हम ब्रैग्स इक्वेशन जो होती है 2d sin थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज बाय क्रिस्टल को भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो लिखा हुआ यहाँ पर Laws equation for X-ray diffraction and deduction of Bragg's law from the Laws equation, right? So आपने स्टार्ट कहाँ से करना है एग्जाम में अपना ये क्वेश्चन राइट डाउन। वॉन लॉ ट्रीटेड, साइंटिस्ट का नेम है द फिनोमिना ऑफ diffraction by considering the scattering of X-rays from इंडिविजुअल एटम्स। वॉन लॉ ने जो स्टडी किया उन्होंने बोला कि जो इंसिडेंट एक्सरेज होंगी वो कहाँ पे, वो कहाँ से स्कैटर होंगी, इंडिविजुअल एटम से, ना कि प्लेन से, राइट, ना कि प्लेन्स ऑफ द क्रिस्टल से, जो हमने ब्रैग्स लॉ में देखा था, राइट। सो इसके बाद लिखो इंडिविजुअल एटम्स इन द क्रिस्टल। Now, so let us consider the scattering of, let us consider the scattering of X-rays by the, अब प्लेन की बात नहीं करनी, इंडिविजुअल एटम्स की क्रिस्टल में जो है। सो हमने क्या कंसीडर किया, स्कैटरिंग ऑफ एक्सरेज बाय द इंडिविजुअल एटम। ए एंड बी ऑफ द क्रिस्टल। ये देखो यहाँ डायग्राम है, यहाँ मैंने क्रिस्टल में दो इंडिविजुअल एटम्स ले ली, ए एटम बी एटम, एक का नाम ए रख दिया, एक का नाम बी रख दिया, राइट। यहाँ पे रेज आई, इधर से स्कैटर कर गई, ये इंसिडेंट आ गई और ये हमारी स्कैटर हो गई। ठीक है, और इधर से भी सेम, यहाँ से इंसिडेंट आई, यहाँ पे स्कैटर हो गई। हमने मान लिया जो इंसिडेंट रे आई यहाँ पे स्ट्राइक की, उसका यूनिट वेक्टर ले लिया n1,
ओके, मतलब कि इंसिडेंट वालों का, ठीक है। ये भी इंसिडेंट है इसमें, ये भी इंसिडेंट है, दोनों को मैंने मान लिया n1, ओके, n1 यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन बता रहा है। और जो स्कैटर्ड होंगी, स्कैटर्ड एक्सरेज, उनमें मैं क्या करूंगी, n2 कैप यूनिट वेक्टर ले लूंगी, ठीक है, मतलब कि वो किसके अलोंग स्कैटर हो रही है, n2 कैप यूनिट वेक्टर के अलोंग, ओके। सो n1 इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द इंसिडेंट एक्सरेज एंड n2 कैप जो है यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्कैटर्ड एक्सरेज, राइट। सो आगे आपने लिखना है द स्कैटर्ड रेज then recombine to give, क्या देगा, ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था अभी कि लॉज इक्वेशन हमें क्या देता है, डिफ्रैक्शन पैटर्न। ये जो स्कैटर्ड एक्सरेज होंगी ये कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करेंगी और हमें क्या देंगी, डिफ्रैक्शन मैक्सिमा देंगी। क्लियर। सो नेक्स्ट पार्ट इज, इसी का नेक्स्ट सेक्शन, आगे क्या लिखोगे एग्जाम में आता है, तो आगे आपने लिखना है दिस डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब ये डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें क्या देता है, सो राइट डाउन दिस डिफ्रैक्शन पैटर्न has maximum in some specific directions, in some specific directions which obey the conditions known as Law's equations. मतलब कि देखो, जो ये एटम्स थे, यहाँ इंसिडेंट बीम्स आई और यहाँ से जो एटम्स थे जो स्कैटर्ड होंगी, है ना, ये क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेरेंस करते हुए हमें डिफ्रैक्शन मैक्सिमम देंगी। बट वो जो डिफ्रैक्शन मैक्सिमम है कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शंस में ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जिन स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो प्रोड्यूस होगा, मतलब स्पेसिफिक डायरेक्शन में मतलब उसकी कोई कंडीशंस को फॉलो कर रहा होगा, ठीक है, कुछ कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, उन्हीं कंडीशंस को हम बोल देते हैं लाउस इक्वेशन, राइट। सो इसको हम अब ड्राइव करेंगे। अब हमने क्या किया, राइट डाउन द एटम्स A and B are connected to each other by crystal translational vector that is, जिसमें क्या है, T इज इक्वल्स टू, T वेक्टर किसके इक्वल आता था, ये मैंने करवाया हुआ है, T वेक्टर इज इक्वल्स टू n1A वेक्टर प्लस n2B वेक्टर प्लस n3C वेक्टर। बच्चे आपको पता है कि किसी भी क्रिस्टल में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, राइट। सो किसी भी क्रिस्टल में, क्रिस्टल लैटिस में बहुत सारे हमारे पास लैटिस पॉइंट्स रहते हैं, राइट, जो कि रेगुलरली अरेंज्ड होते हैं। उन लैटिस पॉइंट्स पे हम प्लेस करते हैं एटम्स, राइट। कोई भी दो लैटिस पॉइंट को मैंने हम बताते हैं कि वो एक वेक्टर के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल ट्रांसलेशनल वेक्टर। ये मैंने आपको सारा
एक्सप्लेन किया है लास्ट वीडियोस में। सो जिसको हम लिख देते हैं टी वेक्टर इज इक्वल्स टू n1 a वेक्टर प्लस n2 b वेक्टर प्लस n3 c वेक्टर। सी यहाँ पे n1 n2 n3 क्या है, इंटीजर्स है, और जो a b c वेक्टर है ये है फंडामेंटल वेक्टर्स अलोंग x y z डायरेक्शन, राइट। सो a वेक्टर है फंडामेंटल वेक्टर अलोंग x डायरेक्शन, b वेक्टर क्या है फंडामेंटल वेक्टर अलोंग y डायरेक्शन, और ये है c वेक्टर दैट इज द फंडामेंटल वेक्टर अलोंग z डायरेक्शन, मतलब अलग अलग इनकी डायरेक्शंस है, राइट। सो आप इस वेक्टर के थ्रू क्या करते हो, एक एटम से दूसरे एटम तक हम पहुंच सकते हैं इन अ क्रिस्टल, राइट। सो अब हमने जैसे यहाँ पे भी हमारे पास दो थे ना, ए और बी, ये एक दूसरे से एटम्स, ये दोनों एटम्स एक दूसरे, ठीक है, ट्रांसलेशनल वेक्टर के थ्रू ही मैं अटैच करूंगी इसको, राइट। सो ये एक दूसरे से क्रिस्टल ट्रांसलेशन वेक्टर के थ्रू जब कनेक्टेड है तो हमारे पास ये आ जाएगा टी वेक्टर। तो टी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको मैं टी से रिप्रेजेंट कर दूंगी, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड टी से, राइट। सो इसके बाद हम लिखेंगे ये जो मैंने बोला यही लिखना है हमने इंग्लिश में, n1, n2, n3 are integers and ABC क्या था, फंडामेंटल वेक्टर्स आर फंडामेंटल वेक्टर्स along x, y, z directions respectively. Let n1 cap and n2 cap be the unit vectors representing the यहाँ पे आ जाएगा n1 and the n2 are the unit vectors representing the incident। n1 n2 क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इंसिडेंट एंड scattered x-rays रिस्पेक्टिवली। जो इंसिडेंट थी उनके लॉन्ग क्या था n1 कैप, और जो स्कैटर हो रही थी n2, वही लिखा है, राइट। n1 आ गया रिस्पेक्टिवली का मतलब इंसिडेंट है उसके साथ n1, स्कैटर्ड है पहले वाले के साथ पहला, दूसरे वाले का दूसरा, रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है, राइट। सो हमने मान लिया जो इंसिडेंट एंगल है वो है थीटा। इंसिडेंट एंगल क्या है, थीटा, राइट, ठीक है। ये आ गया इंसिडेंट एंगल आ गया थीटा, और ये जो स्कैटर हुआ, रिफ्लेक्टेड कह रो, स्कैटर कह रो, ये आ गया थीटा। ये इंसिडेंट हुआ, ये इसके साथ एंगल बनाएगा थीटा, सिमिलरली ये एंगल भी है थीटा। नेक्स्ट स्टेप्स में हमने क्या करना है, इन दोनों स्कैटर्ड एक्सरेज के बीच में, ये दोनों स्कैटर्ड जो एक्सरे थे इसमें हम क्या फाइंड करेंगे, पाथ डिफरेंस फाइंड करेंगे, और नेक्स्ट की डेरिवेशन को प्रोसीड करूंगी, ठीक है। सो देखो लेट अस ड्रॉ। अब हमने जो ए बी स्कैटर्ड हुई थी, ये जो लाइन स्कैटर्ड हुई थी ए बी, यहाँ पे हमने पाथ डिफरेंस फाइंड करना है, राइट। पाथ डिफरेंस फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर पाथ डिफरेंस, ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करूंगी, दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करूंगी। परपेंडिकुलर्स मैंने एक ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, इंसिडेंट रे पे, ठीक है, ये कर दिया कि मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ।
एक मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका नाम एन, इसका नाम एम, ठीक है, एम एन। मैंने मान लिया ये पूरा एंगल जो है वो है फाई, ठीक है, ये एंगल भी हो गया मेरे पास फाई, राइट। सो नेक्स्ट आपने लिखना क्या है अब, एम और ये है एन, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं बस इस स्टेप में, और ये एंगल पूरे को मान लिया मैंने फाई, और दिस इज ऑल्सो फाई, राइट। सो अब आपने लिखना क्या है इसके आगे, लेट अस ड्रॉ परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए, बी एम एंड ए एन एज शोन इन फिगर, ठीक है। हमें पाथ डिफरेंस फाइंड करना था, तो हमने क्या किया, दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लिए, राइट। सो द पाथ डिफरेंस, अब हमें पाथ डिफरेंस फाइंड करना है, क्या आएगा, कैसे आएगा। सो द पाथ डिफरेंस between the rays scattered from A and B is given by path difference, ठीक है। पाथ डिफरेंस को हमने डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। सो देखो ए एन परपेंडिकुलर के आगे ये सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, ठीक है, और बी एम के पीछे भी ये दोनों पैरेलल है, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी। अब पाथ डिफरेंस कितना होगा, इसमें ही आएगा कुछ, इन दोनों स्कैटर्ड एक्सरेज और इंसिडेंट में ये जो पाथ डिफरेंस है ए बी से जो स्कैटर हो रही है वो कितना होगा, बी एन माइनस ए एम, राइट। फिर से बोल रही हूं मैं, पाथ डिफरेंस, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये है पाथ डिफरेंस। इसमें से अगर मैं बी एन में से ए एन एम ए माइनस कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, पाथ डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है, जो इन दो एटम से स्कैटर हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग। सो पाथ डिफरेंस को डेल्टा से रिप्रेजेंट किया मैंने, बी एन माइनस ए एम, ये इसमें से ये चला गया पाथ, यही डिफरेंस है ना यहाँ जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं हमने, ठीक है। तो हमारे पास आ गया डेल्टा इज इक्वल्स टू बी एन माइनस ए एम, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। इसका मतलब मुझे ये वैल्यूज फाइंड करनी है, फिर पुट कर देंगे, वेरी इजी, ठीक है। सो पहले बी एन, ठीक है, तो मैं पहले कंसीडर कर लूंगी एक ट्रायंगल, कौन सा वाला, ए एन बी, ये नीचे वाला ट्रायंगल। जब मैं ये ट्रायंगल लूंगी तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम ट्रायंगल A and B we have cos phi based upon hypotenuse, ठीक है, ठीक है, ये मेरे पास है 90 डिग्री, राइट, एंगल इधर है, तो बेस आ गया मेरे पास बी एन, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज मेरे पास आ गया ए बी, हाइपोटेन्यूज ए बी, ठीक है। ए बी एटम्स आर कनेक्टेड by some vector that is t vector, right। so हमने लिख दिया ए बी का मैग्नीट्यूड आ गया t, बी एन अपॉन टी, तो बी एन की वैल्यू आ गई t cos फाई, इसको मैं लिख सकती हूँ t इंटू 1 इंटू cos फाई, एक ही बात है, राइट। अब 1 क्या है यहाँ पे, ठीक है। अब बी एन जो है वो किसकी डायरेक्शन में है, स्कैटर्ड एक्सरे की डायरेक्शन में है, और इसके अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो एन टू कैप, और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, एन टू कैप का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1, राइट। सो 1 को मैं लिख सकती हूँ टी एन कैप के मैग्नीट्यूड से, राइट, एन टू कैप का मैग्नीट्यूड, टी का मैग्नीट्यूड कॉस फाई, क्योंकि बी एन की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें उसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर लिखना है, राइट। सो मैग्नीट्यूड ऑफ टी आ गया टी वेक्टर, एन कैप, एन टू कैप और कॉस फाई, ठीक है। और आपको ये भी पता है ये फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू, क्या होता है, ए वेक्टर बी वेक्टर कॉस फाई, राइट। सो ए डॉट बी, ठीक है, अगर फाई के एंगल क्या है, फाई लिया था ना हमने, तो इसलिए मैंने कॉस फाई या कॉस थीटा जो भी आ सकता है, आपने फाई लिया था तो फाई ले लिया। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसी फॉर्म में
क्या आ जाएगा फिर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, सिंपल है ना। ये आ गया टी ए की जगह बी की जगह N2 cos फाई, तो ये हमारे पास आ जाएगा टी वेक्टर डॉट N2 कैप, दिस इज सेकेंड राइट। अब हमने निकालनी है ए एम की वैल्यू। अभी सिमिलरली हम कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, ए एम बी, ये वाला ट्रायंगल राइट, दिस ट्रायंगल ए एम बी। तो यहां लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एम बी कॉस फाई किसके इक्वल आ जाएगा, ए एम अपॉन ए बी। ये फाई है, ये बेस हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 90 के सामने वाला, ठीक है। तो ए एम अपॉन ए बी इज इक्वल्स टू ए एम अपॉन टी, इसको भी लिख सकती हूँ, ए एम किसकी इक्वल आ गया, टी कॉस फाई, और सेम वही है स्टेप्स, इसको लिख सकती हूँ टी डॉट 1 डॉट कॉस फाई। तो यहाँ पे आ जाएगा टी वेक्टर, इंसिडेंट के अलॉन्ग कौन सा यूनिट वेक्टर है, N1 कैप, ठीक है। 1 की जगह लिख लिया मैंने N1 कैप, किसी भी यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, तो N1 कैप का मैग्नीट्यूड यहाँ पे हमारे पास आ गया AM इज इक्वल टू टी वेक्टर डॉट N1 कैप, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब दोनों की वैल्यूज आ गई हमारे पास, दोनों की वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है। किसकी थी, BN की भी और AM की भी। हरी अप, यूजिंग 2 and 3 in first, what you will get, we get delta is equals to t vector dot N2 cap minus t vector dot N1 cap। इन दोनों में से t कॉमन निकाल लो, आ गया N2 माइनस N1 कैप। N2 माइनस N1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमें चेक करना है। ये आ गया हमारे पास पार्ट डिफरेंस राइट। तो हमारे पास ये थी, देखो ये देखो, ये थीटा एंगल पे इंसिडेंट हो रही थी अलॉन्ग डायरेक्शन N1 कैप राइट। अब यहां से क्या हो रहा था, स्कैटर्ड हो गई थी थीटा एंगल पे अलॉन्ग डायरेक्शन N2 कैप, ठीक है। अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं ऐसे, इस इंसिडेंट रे को मैं इसमें हौच पौच नहीं कर रही, इसलिए मैंने यहाँ पे बना दिया है, ठीक है। ये क्या आ गया, N1 है ना, इंसिडेंट का यूनिट वेक्टर। उसके बाद मैं अगर इसको इधर से ज्वाइन कर दूं, ये स्कैटर्ड थी ना, ये इंसिडेंट आ गई, ये स्कैटर्ड आ गई। अगर इस ट्रायंगल में मैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाऊं तो क्या आ जाएगा, ठीक है। इसको मैंने मान लिया ये कोई A पॉइंट है, ये F पॉइंट, ये E पॉइंट, ठीक है। ट्रायंगल लॉ एडिशन लगा दो, है ना, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन, तो क्या आएगा हमारे पास, आ जाएगा दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर राइट। सो AE प्लस EF इज इक्वल्स टू AF राइट। मतलब AE क्या है, N1 कैप प्लस EF इज इक्वल्स टू N2 कैप। यहां से EF की वैल्यू आ गई N2 कैप माइनस N1 कैप राइट, N2 माइनस N1 कैप राइट। EF की वैल्यू आ गई, इसको मैंने डिनोट कर दिया N वेक्टर से, कैपिटल N वेक्टर से EF को, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास N वेक्टर इज इक्वल्स टू N2 कैप माइनस N1 कैप। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिकली नॉर्मल रिप्रेजेंट कर रहा है उस प्लेन के ऊपर जो इंसिडेंट को स्कैटर में चेंज कर रहा है, ठीक है। मतलब N2 को रिफ्लेक्ट कर रहा है N2 कैप में राइट। सो आप लिख सकते हो, आपको कंफ्यूजन ना हो, आप लिख सकते हो द वेक्टर N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द वेक्टर N represents normal to the plane that reflect N1 cap into N2 cap right। N vector
n1 वेक्टर उस प्लेन के नॉर्मल है जो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये देखो n1 कैप। n वेक्टर जो है, जो ये जो n वेक्टर है, दिस n वेक्टर उस प्लेन के नॉर्मल है जो क्या कर रहा है, n1 को n2 में रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट। सो इसको मैंने दे दिया फिफ्थ इक्वेशन। यूज 5 इन फोर्थ, तो क्या आ जाएगी डेल्टा की वैल्यू, यूज फिफ्थ इन फोर्थ, व्हाट यू विल गेट, डेल्टा इज इक्वल टू टी डॉट एन, इसको नंबर दे दो, सिक्स्थ इक्वेशन। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया पाथ डिफरेंस बिटवीन दी स्कैटर्ड एक्सरेज, ठीक है, विच इज स्कैटर बाय टू एटम्स ए एंड बी। क्लियर। सो बच्चे इसमें हमने नेक्स्ट पार्ट कंसीडर करना है कि हमने दोनों स्कैटर्ड रेज में हमने पाथ डिफरेंस फाइंड किया। अब हमने देखना है टी डॉट एन, ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन थी। अगर मैं इन स्कैटर्ड रेज को डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि इनको हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना है, जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए इन स्कैटर्ड एक्स रेज के बीच में वो क्या होना चाहिए, ये आपने पढ़ा हुआ है, इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, राइट। मतलब अगर आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो पाथ डिफरेंस शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा, राइट, ये कंडीशन होती है। तो आप लिखोगे फॉर, पेपर में इसको लिख सकते हो डेल्टा इज इक्वल्स टू पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डेल्टा इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। दिस इज योर सेवेंथ इक्वेशन। अब कंपेयर कर दो दोनों को, सिक्स्थ एंड सेवंथ को, व्हाट यू विल गेट, सिक्स्थ एंड सेवंथ को कंपेयर करोगे, टी डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। दिस इज योर एट्थ इक्वेशन। जो पार्ट डिफरेंस है वो किसके इक्वल आ गया, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। तभी हमारे पास जो एक्सरे है स्कैटर्ड एक्सरेज वो हमें क्या देगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा हमें, राइट। सो दिस इज योर एट्थ इक्वेशन। अगर हमें पता है जो टी वेक्टर है वो क्या था, n1 ए वेक्टर प्लस n2 बी वेक्टर प्लस n3 सी वेक्टर, राइट। इसका मतलब तीन कंपोनेंट्स है ए बी और सी। अगर हम इक्वेशन 8 को कंपोनेंट्स की टर्म में लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स इक्वेशन 8 कैन बी रिटन एज टी वेक्टर इज इक्वल्स टू n1 ए वेक्टर, एक सेकेंड, यहाँ पे ये था ना टी, n1 ए n2 बी, इसको इधर पुट करो, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल्स टू n1 लैम्डा। टी वेक्टर का सेकंड कंपोनेंट क्या है, बी वेक्टर, तो बी वेक्टर्स की टर्म में लिखेंगे तो इक्वेशन 8 को बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल्स टू n2 लैम्डा। ये 9th होगी, ये 10th होगी। अगर थर्ड कंपोनेंट देखें, सी वेक्टर डॉट एन इज इक्वल्स टू n3 इंटू लैम्डा, ये 11th। 8th को हमने कंपोनेंट्स में ऐसे लिख सकते हैं 8th इक्वेशन को, ठीक है, ट्रांसलेशन वेक्टर का ए कंपोनेंट, बी कंपोनेंट, सी कंपोनेंट अलग अलग लिख दिया। और इधर आ गया n1, इसके साथ आ जाएगा a1 के साथ n1 वाला आ गया, कंपेयर कर सकते हो ना। फिर सेकंड कंपोनेंट आ गया दिस कंपोनेंट b, n2 आ गया, थर्ड आ गया c और इसके साथ आ गया n3। क्लियर है, एनी डाउट टू एनीवन। अब हम करेंगे 9, 10th और 11th इक्वेशंस आ गई हमारे पास। अब हम लिखेंगे लेट ए वेक्टर, हमने मान लिया कि जो ए वेक्टर है वो n1 के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है, बी वेक्टर जो वो बीटा और सी वेक्टर जो है वो गामा। सो लिखोगे लेट ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद कैपिटल एन वेक्टर।
ठीक है, ए वेक्टर एन वेक्टर के साथ अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है। देन इक्वेशंस 9th 10th और 11th उसको कैसे लिख सकते हैं, कैन बी रिटन एज N1 ए बी सी क्या थे, फंडामेंटल वेक्टर्स लॉन्ग एक्स वाई डायरेक्शन है ना। अगर हम इसको डॉट प्रोडक्ट खोल के लिखें तो ए और एन के बीच का एंगल क्या है, अल्फा। तो क्या आ जाएगा, ए एन कॉज अल्फा इज इक्वल्स टू N1 N2 N3 को हम न्यू सिंबल से रिप्रेजेंट कर देंगे, जिसको हम करेंगे N1 को हम करेंगे H डैश K डैश 3 डैश, क्योंकि जब हम क्रिस्टल की बात करें वहां पे हम मिलर इंडिसेस की बात करते हैं। ठीक है, HKL है ना, ऊपर प्राइम भी लगा हुआ है, ये एक इंटीजर्स ही है राइट, इनको हम इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं, ये मिलर इंडिसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम N1 की जगह लिखेंगे H डैश लैम्डा, ठीक है, तो फिर इसको लिखेंगे BN कॉस बीटा K डैश लैम्डा, और इधर आ जाएगा CN कॉस गामा। हमने एंगल्स ले लिए ना, कॉस अल्फा बीटा गामा यहाँ पे मैंने बोला है, तो आ जाएगा L डैश या L प्राइम, कुछ भी लिख सकते हो। अब क्रिस्टल के अंदर इनफाइनाइट पैरेलल प्लेन्स है, बहुत सारे इनफाइनाइट सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स हैं, जिनके मिलर इंडिसेस जो है वो क्या क्या आएंगे, जैसे H डैश को लिख सकती हूँ मैं NH, इसको लिख सकती हूँ NK NL, बिकॉज जो दो एटम्स थे A एंड B वो दो प्लेन्स के ऊपर थे राइट। जैसे इनके पैरेलल बहुत सारे प्लेन्स होंगे, ठीक है, उन सब के जो पैरेलल प्लेन्स जो होंगे, मतलब इसके बहुत सारे प्लेन्स है ना इसके साथ, ठीक है, हमने तो दो एटम लिए, उन सबके जो मिलर इंडिसेस होंगे वो किसी ना किसी नंबर का इंटीग्रल मल्टीपल होंगे राइट। सो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब वो किसी ना किसी का इंटीग्रल मल्टीपल होंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं N K लैम्डा और N K लैम्डा, सॉरी इधर H आना है, N H लैम्डा N K लैम्डा N L लैम्डा राइट। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। इन तीनों को मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 12 है, ठीक है। अब तीनों को मैंने इक्वेशन 12 मान लिया। अब आपको बच्चे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एन की वैल्यू, ठीक है। देखो यहां से यहां तक हमारे पास था एन वेक्टर राइट, यहां से यहां ये था एन वेक्टर, इस ट्रायंगल से फाइंड करनी है एन वेक्टर की वैल्यू। यहां तक था एन वेक्टर राइट, EF मतलब, और एन वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको मैंने डिनोट कर दिया मैग्नीट्यूड N, ठीक है। अब इसको पॉइंट को, मिड पॉइंट को मैंने मान लिया G है, इसका ये मिड है, ये टोटल N है, ये बीच में आना चाहिए, मेरा थोड़ा नीचे बड़ा आ गया, ऐसे बनेगा, ये देखो, तो ये हाफ हाफ हो जाएगा, ये आ गया N/2, ये भी आ गया N/2 राइट। सो हम यहां से साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे AGF, ठीक है राइट। सो हम अभी लिखेंगे यहाँ पे, इसी कॉन्सेप्ट को यूज करना है, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। कैसे आएगा, ये देखो, इन ट्रायंगल AGF साइन थीटा किसके इक्वल आ गया, GF अपॉन AF इज इक्वल्स टू, GF कितना आया हमारे पास N/2 अपॉन AF क्या था हमारे पास N2 कैप, इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1, इसका मैग्नीट्यूड आ गया मेरे पास N/2, इसका आ गया 1, यह आ गया N/2 राइट। साइन थीटा किसके इक्वल आ गया हमारे पास 2N/2, तो N की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, जहां जहां N लिखा है वहां पे पुट कर दो 2 साइन थीटा, ठीक है।
तो फाइनल लाउज इक्वेशन तक पहुंच जाएंगे हम। जहां जहां एन लिखा है वहां पे 2 sin थीटा पुट कर दो, राइट। सो ये था हमारे पास पीछे 15th इक्वेशन, अब आगे ये 13th इक्वेशन, राइट। तो यूज करो 13th in 12, यूजिंग 13th in 12। जहां जहां एन लिखा है वहां पे 2 sin थीटा पुट कर दो, तो आपके पास आएगा 2a sin थीटा cos अल्फा इज इक्वल्स टू एन एच लैम्डा, ठीक है। 2b sin थीटा cos बीटा इज इक्वल्स टू एन के लैम्डा, ठीक है। 2c sin थीटा cos गामा इज इक्वल्स टू एन एल लैम्डा। इन तीनों इक्वेशंस को हम बोलते हैं लाउज इक्वेशन, ठीक है। यही था हमारा टॉपिक, लाउज इक्वेशन, क्लियर। और जो स्कैटर्ड रेज इन इक्वेशन को ओबे करेंगी, सिर्फ उन्हीं डायरेक्शंस में हमें एक डिफ्रैक्शन मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है। तो वो कंडीशन ओबे करना चाहिए। अगर हम मुझे एन एच के एल पता है, एन लैम्डा पता है, तो यहाँ से मैं थीटा अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज इजीली कैलकुलेट कर सकती हूँ। सो दिस इज योर लाउज इक्वेशन, राइट। सो यहाँ से हम कॉज अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। कॉज अल्फा कितना आ जाएगा, एन एच लैम्डा अपॉन 2a साइन थीटा। सिमिलरली कॉस बीटा निकाल सकते हो, कॉस गामा, कॉस बीटा आ गया एन के लैम्डा अपॉन 2b साइन थीटा। और यहाँ पे थर्ड इक्वेशन से कॉस गामा निकालोगे, सिमिलरली एन एल लैम्डा, और ये नीचे आ गया 2c साइन थीटा। मल्टीप्लाई होता है तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, राइट। अब हमने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ब्रैग्स लॉ फ्रॉम लाउज इक्वेशन। उसके लिए पहले आपको यही वीडियो देखनी पड़ेगी। सो आई होप आपको सब समझ आया होगा, और नेक्स्ट टॉपिक आप तभी कर पाओगे अगर आपको ये आता होगा। उसमें मैंने बताना है ब्रैग्स लॉ फ्रॉम लाउज इक्वेशन।